नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए पूरा सच में आज हम आपको बताएंगे वो भी सारी खबरें तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वो नारा है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और इसी तरह युगों युगों तक याद रखा जाएगा इस नारे को देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आज नेताजी बोस को याद करने का खास दिन है, क्योंकि आज इस महानायक की जयंती है, पराक्रम दिवस है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको भारत की आजादी में नेताजी बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की योगदान का पूरा ऐतिहासिक सच बताएंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा से कुछ लोगों ने खास राजनीतिक मकसद के लिए इतिहास के पन्नों से नेताजी और उनकी सेना के योगदान को कम आंकने की कुचेष्टा की, जबकि भारत का सच्चा इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश की आजादी में सभी स्वतंत्रता सेनानियों का महान योगदान शामिल है। लेकिन आजादी दिलाने का श्रेय सिर्फ एक संगठन, एक पार्टी और उसके कुछ नेताओं तक ही सीमित रहे, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इतिहास में जानबूझकर नाइंसाफी की गई है। लेकिन आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे भारत की आजादी में नेताजी बोस और उनकी सेना का कितना महान और अतुलनीय योगदान था। आज हम आपको बताएंगे बोस या कांग्रेस किसने दिलाई भारत को आजादी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। यह कड़वा सच है कि इस देश को आजादी दिलवाने में नेताजी बोस के योगदान की काफी हद तक अनदेखी की गई है। लेकिन आज हम आपको नेताजी के महान योगदान का पूरा सच बता रहे हैं। उस दौर के नेताओं के बयान आज हम आपको बताएंगे, और साथ ही बताएंगे ब्रिटिश सरकार की खुफिया रिपोर्ट्स, जिनके आधार पर पूरा सच बाहर निकलेगा कि अंग्रेजों ने अगर भारत छोड़ा तो इसके पीछे नेताजी और उनकी सेना एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी। और इसकी शुरुआत हम करेंगे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एटली से। फरवरी 1947 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने ही भारत को आज़ादी देने का फैसला लिया था। जाहिर है प्रधानमंत्री एटली ने दुनिया का इतिहास बदलने वाला यह फैसला लेने से पहले हर मुद्दे पर गौर किया होगा। भारत को क्यों आज़ाद करना है इसका भी उन्होंने अध्ययन किया होगा। और प्रधानमंत्री एटली ने खुद माना था कि उन्होंने भारत को आज़ादी देने का फैसला सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना और 1946 में मुंबई में हुए नौसैनिक विद्रोह की वजह से किया था। दरअसल एटली 1956 में कोलकाता आए थे। इस दौरान वो पूरे 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के मेहमान थे। जस्टिस चक्रवर्ती ने एक पत्र में जो लिखा था वो बेहद चौंकाने वाला था। इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटेन को किन वजहों से भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस विषय पर मेरी एटली से विस्तार से चर्चा हुई। मैंने एटली से सीधा सवाल किया कि गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन अपनी धार खो रहा था। 1947 में कोई और बड़ी वजह भी दिखाई नहीं देती, फिर क्या कारण था कि अचानक आपकी ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का फैसला कर लिया? जवाब में एटली ने कई कारण गिनाए, लेकिन उन सब में सबसे मुख्य था भारतीय सेना और नौसैनिकों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष और अविश्वास। एटली के मुताबिक इस असंतोष के बढ़ने का प्रमुख कारण सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना थी। तो ये एटली ने इतना बड़ा खुलासा किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय तरीके से लापता होने और विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी आजाद हिंद सेना के समर्थन में जिस तरह का माहौल बना, उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से डरा दिया था। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि चंद गोरे सैनिक जो हैं, चंद हजार थे अंग्रेज सैनिक, उनके जरिए वो 25 लाख की भारतीय सेना को काबू में नहीं रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना बनाकर भारतीय सैनिकों को ऐसी प्रेरणा दी है जो कभी भी बगावत का लावा बनकर फूट सकती है। ये अंग्रेज समझते थे। अंग्रेज ये जान गए थे कि एक बार फिर भारतीय सैनिक आजाद हिंद सेना की तरह बागियों की सेना बना सकते हैं। और इस बात का सबूत मिलता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक के उस सरकारी रिपोर्ट से जो उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वॉवेल को भेजी थी।
24 नवंबर 1945 को भेजी गई ये ओरिजिनल रिपोर्ट आज भी लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में वॉवेल पेपर्स के नाम की एक फाइल है, उसके अंदर संभाल कर रखी गई है। इस रिपोर्ट में ऑकिनलेक ने लिखा था, उससे साफ हो जाता है कि अंग्रेज सरकार नेताजी बोस की वजह से भारतीय सैनिकों से किस कदर डरी हुई थी। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, उसे ध्यान से सुनिए, वो लिखते हैं, मुझे और मेरे सलाहकारों को लगता है कि यह समय आजाद हिंद सेना के राष्ट्रवादी जज्बे को पहचानने और उसे स्वीकार करने का है। बहुत विचार करने के बाद मुझे लगता है कि आज भारतीय सैनिक भारत की आज़ादी के पक्ष में हैं। ऑकिनलेक आगे लिखते हैं, हमारी सेना की कई यूनिट पूरी तरह से भारत की आज़ादी का समर्थन कर रही हैं। यदि आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया तो इसका परिणाम काफ़ी भयंकर होगा। ऐसे में ये राय है कि आगे उन पर मुकदमा ना चलाया जाए। ये ऑकिनलेक, ब्रिटिश कमांडर ऑकिनलेक की रिपोर्ट है। हम इस बात का पूरा सच जानते हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे इस देश को नेताजी के अहम योगदान की बदौलत आज़ादी मिली। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे नेता का बयान जिसकी महानता और सच्चाई पर किसी को शक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की, जिनका खुद मानना था कि भारत को आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना की वजह से मिली। डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात 1955 में बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। यह इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है और आप इसे खुद डॉक्टर अंबेडकर की आवाज़ में सुन सकते हैं। इस इंटरव्यू में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सेना बनाई थी उसकी वजह से भी अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया। अंग्रेज़ इस भरोसे में भारत पर हुकूमत कर रहे थे कि इस देश में राजनेता चाहे जो भी कर लें फिर भी भारतीय सैनिकों की अंग्रेज़ सरकार के लिए वफादारी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं बदलेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेज़ों का ये भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा था कि अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था कि उन्हें तबाह करने के लिए भारतीय सैनिकों की एक पलटन बनाने के लिए उकसाया जा सकता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? सुभाष चंद्र बोस। तो देखा आपने, डॉक्टर अंबेडकर का साफ साफ मानना था कि इस देश को आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की बात को पूरा सच मान लेने भर से यह पड़ताल पूरी नहीं हो सकती कि इस देश को आज़ादी दिलाने में किसका कितना योगदान था। लिहाजा आज हम पूरे सबूतों के साथ देश, काल, स्थिति और परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। दरअसल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो तभी से सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि कांग्रेस को अंग्रेज उस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आज़ादी का आंदोलन शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अंग्रेज कमजोर हैं। लेकिन गांधी नेहरू उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। लिहाजा नेताजी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जब नेताजी जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी और जापान की मदद से वो भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे तो कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। जहां तक आम जनता की बात है तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। इन सारी घटनाओं ने गांधी जी पर भी अपना असर डाला। वो भी सुभाष चंद्र बोस के इस कार्य से प्रभावित हो गए थे और गांधी जी की सोच का वर्णन मिलता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मशहूर पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में। मौलाना आज़ाद अपनी किताब के पेज नंबर 36 पर जो लिखते हैं उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मौलाना आज़ाद लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी और जापान की मदद से किए गए प्रचार का लोगों पर प्रभाव पड़ा। जापान ने भारत को आज़ादी का वादा किया था, आज़ादी देने का, इसलिए लोग उनकी तरफ खिसते चले गए। लोगों का मानना था कि जापान ने ब्रिटेन को कमज़ोर बना दिया है और भारत को उसका लाभ उठाना चाहिए। जहां तक गांधी जी की बात थी तो सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी चले जाने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पहले बोस के कई काम गांधी जी को पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे उनके विचारों में परिवर्तन महसूस हो रहा था। गांधी जी की कई बातों से मुझे लगता था कि बोस ने हिंदुस्तान से निकलकर भागने में जिस तरह के साहस और कुशलता का प्रदर्शन किया है उसके लिए गांधी जी के मन में प्रशंसा का भाव था। बोस के प्रति इसी प्रशंसा के भाव ने युद्ध के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण पर भी प्रभाव डाला। ये कहना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है। तो आपने
अब तक ये पूरा सच जान लिया होगा कि गांधी जी के अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकनलेक और बाबा साहब अंबेडकर भी नेताजी बोस के साहस और बहादुरी के कायल थे। लेकिन उस समय कांग्रेस के बाकी नेता नेताजी और उनकी आजाद हिंद सेना के बारे में क्या राय रखते थे, इसका भी पूरा सच आपको पता होना चाहिए। लेकिन यह सच जानने से पहले थोड़ा सा उस समय के घटनाक्रम को भी समझना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1941 में बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर जर्मनी पहुंच गए थे। यहां उन्होंने जर्मनी की कैद में बंद 4,500 भारतीय युद्धबंदियों के साथ फ्री इंडिया लीजन के नाम से एक सेना तैयार की थी। इतना ही नहीं, नेताजी बोस ने तब तक जापान के साथ भी संपर्क स्थापित कर लिया था। उधर 1942 के आते आते जापान ने भारत के पड़ोसी देश बर्मा पर कब्जा कर लिया था। बर्मा यानी म्यांमार। ऐसा माना जा रहा था कि जल्दी ही जापान की सेना भारत में ब्रिटिश सेना पर हमला कर सकती है और इस हमले में सुभाष चंद्र बोस जापान का साथ दे सकते हैं। पूरा देश नेताजी और जापान की सेना की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। लेकिन उस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू नेताजी की नीतियों से सहमत नहीं थे। अप्रैल 1942 में नेहरू ने बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार की सीमा के पास असम का दौरा किया। 24 अप्रैल 1942 को नेहरू ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या कहा था, यह प्रकाशित हुआ है नेहरू सिलेक्टेड वर्क्स के वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 262 पर। नेहरू ने गुवाहाटी में बोस के लिए जो कहा था वो आप ध्यान से सुनिए। नेहरू ने कहा था कि हिटलर और जापान को नर्क में चले जाना चाहिए। मेरी यही नीति है कि मैं आखिरी समय तक उनसे लड़ूंगा। नेहरू आगे लिखते हैं, यदि सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज भी जापान के साथ भारत आती है तो मैं उनसे भी लड़ूंगा। मिस्टर बोस ने नेकी में ही सही लेकिन बहुत गलत काम किया है। कोई भी सेना यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो बाहर से भारत आएगी वो एक तरह से जापान की कठपुतली सेना होगी। इन हमलावरों से मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध ही करना सबसे बेहतर उपाय है। ये जवाहरलाल नेहरू ने सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से मैं बता रहा हूं। ये जवाहरलाल नेहरू ने असम में कहा था नेताजी के बारे में। तो हैरानी की बात तो यह है कि नेहरू ने जब यह बयान दिया था तब तक सुभाष चंद्र बोस जापान भी नहीं पहुंचे थे और वो जर्मनी में ही थे। यहां तक कि उन्होंने उस वक्त तक आजाद हिंद सेना की कमान भी नहीं संभाली थी। लेकिन ये साफ हो जाता है कि इस तरह की खबरों की आहट से ही नेहरू जी कितना चिंतित हो गए थे। लेकिन नेहरू जी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उसी दिन यानी 24 अप्रैल 1942 को उन्होंने गुवाहाटी में एक आम सभा को संबोधित किया। नेहरू जी का यह भाषण प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 237 पर। इस भाषण में नेहरू ने आसाम के लोगों से कहा कि भारत इस समय गहरे संकट में है। अगर मेरे हाथ में इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी होती तो मैं हर देशवासी के हाथ में हथियार थमा देता। यहां तक कि इस संकट की घड़ी में मैं खुद ये जिम्मेदारी लेने से नहीं हिचकता। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि वर्तमान हालत को गंभीरता से लीजिए। जब जापानी विमान बम गिराएंगे तो हम बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। अब आम भारतीय जनता और सेना यानी ब्रिटिश सेना मिलकर हमलावरों का मुकाबला करेगी, तभी युद्ध में एक सच्चा योगदान होगा। तो ये विचार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। एक तरफ नेहरू जापान के खिलाफ भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने का बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जापान में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना की कमान संभालकर भारत की तरफ कूच कर दिया था। 4 जुलाई 1943 को जापान में नेताजी ने जो कहा था उसका पूरा सच आपको पता होना चाहिए। आइए सुनते हैं नेताजी बोस का वह ऐतिहासिक भाषण खुद उनकी आवाज में। भारतीय हुकूमत का मकसद क्या हो? सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को आजाद करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ट्री परेड करेंगे, यह रास्ता सीधा है। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होना।
इस रास्ते में हम क्या देखें? हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होकर। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। तो सुना आपने नेताजी की इस वाणी को। तो नेताजी बोस जर्मनी और जापान की मदद लेकर भारत को आजादी दिलवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ नेहरू जी भारत की जनता से ब्रिटिश सेना का एक तरह से समर्थन करने का आह्वान कर रहे थे। नेताजी बोस और जवाहरलाल नेहरू की सोच के इस अंतर का पूरा सच समझने के लिए हम अब सहारा लेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति का जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया। स्वतंत्रता सेनानी और महान समाजवादी नेता लोहिया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत विभाजन के गुनहगार के पेज नंबर 30 पर जो लिखा है उसके मुताबिक 1942 में नेताजी की सफलता से जवाहरलाल नेहरू इतना परेशान हो गए थे कि वो विक्षिप्त की तरह बर्ताव कर रहे थे। लोहिया इस किताब में लिखते हैं कि 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं। उन्होंने ये सार्वजनिक घोषणा करी कि जापान का मुकाबला करने के लिए लाखों गोरिल्ला तैयार किए जाएंगे। नेहरू की ये प्रतिक्रियाएं कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस के लिए ईर्ष्या की भावना से प्रेरित थी। बोस धुरी राष्ट्रों यानी जर्मनी जापान की तरफ चले गए थे और नेताजी कम से कम ये दावा तो कर ही सकते थे कि वो भारत के लिए एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर रहे हैं, जबकि नेहरू की कलाबाजियों का परिणाम होता ब्रिटिश सरकार की सेवा करना। राम मनोहर लोहिया आगे लिखते हैं 1942 के इन भयानक महीनों में नेहरू न केवल जापानियों के पैरों से कुचले जाने के साथ साथ अपने पुराने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बोस के हाथों परास्त होने के भय से अवश्य परेशान थे। ये राम मनोहर लोहिया के शब्द हैं। तो सुना आपने, राम मनोहर लोहिया ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कि नेहरू अपनी हरकतों से ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे थे। लोहिया की दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पुराने प्रतिद्वंदी यानी नेहरू को अपने पुराने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बोस से हारने का डर था। और तीसरी बात लोहिया ने यह कही है कि नेहरू के अंदर नेताजी को लेकर ईर्ष्या यानी जलन की भावना थी। यह राम मनोहर लोहिया ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कोहिमा, इम्फाल और अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा लहरा रही थी, लेकिन शायद किस्मत नेताजी के साथ नहीं थी। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी भी एक हवाई दुर्घटना के बाद अदृश्य हो गए, लेकिन फिर भी नेताजी ने जो आज़ादी की मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं थी। युद्ध के बाद जब अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों को, अधिकारियों को गिरफ्तार किया और लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया, तो नेताजी के लाखों दीवाने अंग्रेज सरकार के खिलाफ पूरे भारत में सड़कों पर उतर आए। दिल्ली और कोलकाता में तो अंग्रेजों से स्थिति संभाली तक नहीं जा रही थी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी की दीवानी आम जनता के आंदोलन का उस समय की कांग्रेस ने रत्ती भर भी समर्थन नहीं किया। और इसका सबूत मिलता है मौलाना आज़ाद की लिखी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके लिखे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। मौलाना अपनी किताब के पेज नंबर 128 पर लिखते हैं, कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि फिलहाल कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, देश को चुपचाप ये देखना चाहिए कि कांग्रेस क्या निर्देश देती है। मौलाना आगे लिखते हैं, कलकत्ता में कुछ प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाएं हुई। दिल्ली में लोगों ने सरकारी भवनों में आग लगाने की कोशिश की और सरकारी संपत्ति नष्ट की। जब मैं वायसराय लॉर्ड वेवेल से मिलने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के भरोसे से मेल नहीं खाती हैं। तब मुझे स्वीकार करना पड़ा कि लॉर्ड वेवेल की शिकायतें उचित हैं। तो देखा आपने, नेताजी बोस के समर्थक सड़कों पर उतर गए थे और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद को अंग्रेजों की शिकायत उचित लग रही थी। खैर, नेताजी और आज़ाद हिंद सेना के समर्थन में देश में एक तरह से बगावत का माहौल बन गया था। और ठीक इसी समय केंद्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के आम चुनाव भी हो रहे थे।
नतीजा वोटों के लालच और जनता के भयानक दबाव को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने आजाद हिंद सेना के जो अधिकारी थे उनके बचाव में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यहां तक कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने सालों बाद अपना वकीलों वाला गाउन पहनकर अदालत में जिरह की। नेहरू के अलावा कैलाशनाथ काटजू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली भी, आसफ अली का नाम याद रखिएगा, वो भी आज़ाद हिंद सेना के वकील बने। लेकिन अंदर खाने में इन कांग्रेसियों के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका सबूत मिलता है देश के मशहूर वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की किताब आधुनिक भारत में। इस किताब के मुताबिक चुनावी फायदे के लिए, जी हां, चुनावी फायदे के लिए उस समय की कांग्रेस और उसके नेता आजाद हिंद सेना के बंदी सैनिकों का इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे थे। अपनी किताब के पेज नंबर 441 पर वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार लिखते हैं कि चुनावी भाषणों में आजाद हिंद सेना के कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग की जाती थी। अंग्रेज जल्द ही ये बात समझ गए कि ये चुनावी पैंतरे हैं। जहां तक आजाद हिंद सेना का संबंध था तो कहा जाता है कि अक्टूबर में आसफ अली, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस आजाद हिंद सेना का मसला नहीं उठाएगी तो देश में पार्टी यानी कांग्रेस का आधार कम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये निश्चित है कि वो भारतीय सेना से आजाद हिंद सेना के सिपाहियों को बाहर निकाल देगी। बल्कि ये भी संभव है कि वो इनमें से कुछ पर मुकदमा भी चलाएगी। तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता आसफ अली, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के नेता आसफ अली, लोगों को यह बताते फिर रहे थे कि कांग्रेस इसलिए आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों का केस लड़ रही है क्योंकि उसे अपना जनाधार खोने का डर है। वहीं वो ये भी कह रहे हैं आसफ अली कि सत्ता में आने पर कांग्रेस दोबारा आईएनए के अधिकारियों और सैनिकों पर मुकदमा चलाएगी। इतिहासकार सुमित सरकार, वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार ने कांग्रेस नेता आसफ अली के हवाले से जो लिखा था वो भविष्य में करीब करीब सही साबित हुआ। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी नेहरू सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के सिपाहियों को भारतीय सेना में कभी शामिल नहीं किया। यहां तक कि उन्हें युद्धकालीन पेंशन भी नहीं दी गई। सोचिए, भारत की आज़ादी के लिए सालों तक जुल्म और सितम सहने वाली नेताजी की इस महान सेना को आज़ादी के बाद सम्मान नहीं मिला। यह है पूरा सच। और पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे किसने किया नेताजी बोस की विरासत का सम्मान। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि आज़ादी के बाद नेताजी और आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों के योगदान को किस तरह भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विरासत को
संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए। सबसे पहले नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों के क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया गया और अब तक नेताजी से जुड़ी करीब 300 से ज्यादा फाइलों को सार्वजनिक किया जा चुका है, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। नेताजी का परिवार भी ये मांग कर रहा था। 2018 में अंडमान निकोबार की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रा और ऑस जो द्वीप है समूह अंडमान का, उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था। और इतना ही नहीं, 2018 में आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और यहां नेताजी से जुड़े संग्रहालय यानी म्यूजियम की आधारशिला भी रखी, जिसे 2019 में नेताजी की जयंती के दिन राष्ट्र को समर्पित किया गया। 2019 में ही सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की शुरुआत की और 2019 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार नेताजी की आज़ाद हिंद सेना के जवानों ने भी हिस्सा लिया। 2021 में सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और पहला पराक्रम दिवस कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के दौरान कई आयोजन किए गए और 2022 में दूसरे पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं पीएम मोदी ने 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी को समर्पित करते हुए राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। वहीं 2024 में पिछले साल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में पराक्रम दिवस मनाया गया और इस साल ओडिशा के कटक में पराक्रम दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जो नेताजी का जन्म स्थान है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी की विरासत का सम्मान करना उनके प्रति सरकार की भावना को दर्शाता है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। तो आज पूरा सच में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम देखेंगे आखिर में कि आजाद हिंद फौज का वो गीत जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। तो आप भी सुनिए गीत और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।